हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रिज्मेटिक कंपास से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में समझेंगे और एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, जो थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से टॉपिक एक ही होता है, उसके ऊपर कई तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वही सेम टू सेम एग्ज़ाम में आए। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में एम्फेसाइज इसी चीज़ पर करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रिज्मेटिक कंपास से रिलेटेड वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएं। एमसीक्यूज़ भी हम एमसीक्यूज़ के थ्रू ही हम उसको सॉल्व करेंगे, बट कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा हम एम्फेसाइज करेंगे। थोड़े से हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि टफ़ लेवल के हैं, एमपीएससी गेट आईएएस लेवल के क्वेश्चंस हैं, आइसोगोनिक लाइन, एक क्लिनिक लाइन्स वगैरह, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट प्रिज्मेटिक कंपास या सर्वेयर कंपास या कंपास सर्वे से रिलेटेड अप्रॉक्सीमेटली हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाए। तो अगर आप चाहते हो कि कंपास सर्विंग से रिलेटेड सारी चीज़ें, प्रिज्मेटिक कंपास से रिलेटेड सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ लें, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि वेरी सिंपल लैंग्वेज में हर एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में किस तरीके से डिस्कस करेंगे, मैं कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग इज़ पैरेललिज्म, ट्रायंगुलेशन, ट्रैवर्सिंग, रिसेक्शन। तो इसका आंसर है ट्रैवर्सिंग। प्रिज्मेटिक कंपास कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? पैरेललिज्म, ये प्रिंसिपल पे प्लेन टेबल सर्वेइंग काम करता है। ठीक है। ट्रायंगुलेशन, ये कौन से प्रिंसिपल है? ये चेन सर्वे का प्रिंसिपल है। और ट्रैवर्सिंग, ये किसका प्रिंसिपल है? प्रिज्मेटिक कंपास का है। कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास नहीं, हम सिर्फ कंपास सर्वेइंग कहेंगे, क्योंकि कोई भी कंपास हो, प्रिज्मेटिक कंपास हो या सर्वेयर कंपास हो, कंपास सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल है वो है ट्रैवर्सिंग। पैरेललिज्म, ये प्रिंसिपल किसका रहेगा? आपका प्लेन टेबल का। ट्रायंगुलेशन, ये किसका प्रिंसिपल है? चेन एंड क्रॉस टॉप सर्वे का, चेन सर्वे का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डायरेक्शन इज यूज्ड इन जियोडेटिक सर्वे? जियोडेटिक सर्वे में कौन सा रेफरेंस डायरेक्शन यूज़ किया जाता है? ट्रू, मैग्नेटिक, आर्बिट्ररी या ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका आंसर है ट्रू। जो ट्रू रेफरेंस डायरेक्शन होता है, ट्रू रेफरेंस डायरेक्शन जो होता है वो यूज़ किया जाता है जियोडेटिक सर्वे में। मैग्नेटिक नहीं यूज़ करते या फिर आर्बिट्ररी डायरेक्शन भी हम यूज़ नहीं करते। क्यों? बिकॉज जियोडेटिक सर्वे इज़ वेरी एक्यूरेट सर्वे, और जियोडेटिक सर्वे में सारी डिटेल्स बहुत एक्यूरेटली हमको कलेक्ट करना होती है, उसको रिकॉर्ड करना होती है। इसीलिए जियोडेटिक सर्वे में हमेशा ट्रू रेफरेंस डायरेक्शन का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपास सर्वेइंग इज़ नॉट रिकमेंडेड वेयर? कंपास सर्वेइंग रिकमेंड नहीं किया जाता, मतलब हम उसको कहाँ पर, ऐसी कौन सी प्लेसेस हैं फॉलोइंग ऑप्शन में से जहाँ पर कंपास सर्वेइंग को यूज़ नहीं करना चाहिए? ऑप्शंस आर फॉर लार्ज एरिया, बड़े एरिया के लिए, अंडुलेटिंग एंड क्राउडेड एरिया, एरिया हैविंग मेनी डिटेल्स, या तो फिर लोकल अट्रैक्शन इज सस्पेक्टेड। तो इसका आंसर है ऑब्वियसली ऑप्शन डी, लोकल अट्रैक्शन इज सस्पेक्टेड। लोकल अट्रैक्शन एक पैरामीटर है जिस पे हमने एक वीडियो भी बनाई है, उसको में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, किस वजह से कॉज होता है। जो मैग्नेट लगी होती है हमारी मैग्नेटिक निडल, वो मैग्नेटिक निडल क्या होती है? अट्रैक्ट हो जाती है कुछ ऑब्जेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से क्या होती है, जो ट्रू डायरेक्शन होता है वो नहीं शो कर पाती है, उसी को हम कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। तो ऐसे प्लेसेस जहाँ पर लोकल अट्रैक्शन होने के चांसेस हैं या ज़्यादा हैं, सस्पेक्टेड हैं, तो उनमें क्या होगा? लोकल अट्रैक्शन होगा हमारे प्रिज्मेटिक कंपास में, जिसकी वजह से हमारे मेजरमेंट्स, हमारी बेयरिंग्स में क्या होगा? एक्यूरेट नहीं रहेगा। तो ऐसे प्लेसेस में कंपास सर्वेइंग को रिकमेंड नहीं किया जाता है जहाँ पर लोकल अट्रैक्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपास कैन बी यूज्ड विदाउट ए ट्राइपॉड फॉर ऑब्जर्विंग द बेरिंग? ऐसा कौन सा कंपास है जो कि यूज़ किया जा सकता है बेरिंग को ऑब्जर्व करने के लिए विदाउट ट्राइपॉड? मतलब हमको ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं है, या ट्राइपॉड अगर ना हो
तो भी हम बेरिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा कंपास है? ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास ये तो प्लेन टेबल सर्वे में होता है, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं होगा। प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास या नन ऑफ दी अबाव? तो आंसर है हमारा प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास को आप बगैर ट्राइपॉड के आप उसको फर्मली आप हैंड पे यूज़ करो या डायरेक्टली आप ग्राउंड पे उसको प्लेस कर दो, उस तरीके से भी आप उसमें बेरिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपका आंसर रहेगा प्रिज्मेटिक कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सर्वेयर कंपास द बेरिंग ऑब्जर्व्ड इन होल सर्कल बेरिंग, इन रिड्यूस्ड बेरिंग कैन वेरी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, बोथ बी एंड सी? तो इसका आंसर है बी एंड सी। दो टाइप के कंपास होते हैं नॉर्मली, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा होता है सर्वेयर कंपास। तो आपको याद रखना है जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसके अंदर होल सर्कल बेरिंग होती है, मतलब मिनिमम रीडिंग 0 मिलेगी और मैक्सिमम रीडिंग 360 डिग्री मिलेगी। बट जो सर्वेयर कंपास होता है वो रिड्यूस्ड बेरिंग सिस्टम में होता है या फिर क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में होता है। मतलब क्या, क्वाड्रेंट्स के फॉर्मेट में, जैसे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना हमारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, तो क्वाड्रेंट सिस्टम उसको हम कहते हैं। मतलब एक क्वाड्रेंट में कितना रहेगा एंगल, 0 से 90 डिग्री इतना रहेगा मैक्सिमम। तो सर्वेयर कंपास में हमको डायरेक्टली रिड्यूस बेरिंग के फॉर्मेट में रीडिंग्स मिलती है और जो एंगल रहेगा वो हमारा 0 से 90 डिग्री के फॉर्मेट में रहेगा। तो बी और सी ये दोनों करेक्ट है, मतलब हमारा ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज़ बोथ बी एंड सी। सर्वेयर कंपास में आपको रिड्यूस बेरिंग या क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में आपको रीडिंग्स मिलने वाली है और 0 से 90 डिग्री उसमें रहेगी मैक्सिमम रीडिंग। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, होल सर्कल बेरिंग, रिड्यूस बेरिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। When the series of lines which begins and ends at the same point, it is called as। अगर सीरीज ऑफ लाइन्स है, मतलब एक से ज़्यादा लाइन्स हैं और विच बिगिनस एंड एंड्स, जो स्टार्ट हो रही हैं और ख़त्म हो रही हैं, कहाँ पर? एट द सेम पॉइंट, मतलब स्टार्ट भी हो रही हैं वहीं पर और ख़त्म भी हो रही हैं वहीं पर, एक सिंगल पॉइंट पे, और वहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स, स्मॉल ट्रैवर्स या लार्ज ट्रैवर्स? तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड ट्रैवर्स। देखो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्लोज ट्रैवर्स और ओपन ट्रैवर्स में डिफरेंस क्या है? क्लोज ट्रैवर्स इज व्हेन अ ट्रैवर्स फॉर्म क्लोज्ड पॉलीगॉन, इट इज़ कॉल्ड एज द क्लोज ट्रैवर्स। एक पॉलीगॉन का फॉर्मेशन हो और क्लोज फॉर्मेट में हो तो हम उसको कहते हैं क्लोज ट्रैवर्स। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ से एक सर्वे लाइन स्टार्ट हुई बी तक, दूसरी सर्वे लाइन स्टार्ट हुई सी तक, तीसरी स्टार्ट हुई डी तक, चौथी स्टार्ट हुई ख़त्म हुई ई पे, और पांचवी ख़त्म हो गई दोबारा ए पर जहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा ट्रैवर्स। तो ये क्या हो गया? स्टार्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट दोनों मीट कर गया, सेम पॉइंट हो गया। तो ये जो ट्रैवर्स फॉर्म हुआ है इसको हम कहेंगे क्लोज्ड ट्रैवर्स। और ओपन ट्रैवर्स क्या होता है? व्हेन अ ट्रैवर्स डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड पॉलीगॉन, इट इज़ कॉल्ड एज द ओपन ट्रैवर्स। यहाँ पर ओपन होना चाहिए, दिस इज मिस्टेक एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड एज द ओपन ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स में जो लास्ट फर्स्ट पॉइंट होता है या स्टार्ट पॉइंट होता है और जो लास्ट पॉइंट होता है ये एक दूसरे से मीट नहीं करते, ये दोनों सेपरेट होते हैं। जैसे देखो यहाँ से ए से बी तक एक सर्वे लाइन हो गई, बी से सी तक दूसरी, सी से डी, डी से ई, ये कंटिन्यू कितनी भी लाइंस हो सकती हैं, कितनी भी नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं, बट जो स्टार्टिंग पॉइंट है और लास्ट वाला पॉइंट है ये एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, तो हम उसको कहेंगे ओपन ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स में इट इज़ अ सीरीज ऑफ लाइन्स विच बिगिनस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट, अभी जैसे हमने डिस्कस किया। और ओपन ट्रैवर्स में इट इज़ अ सीरीज ऑफ लाइन्स विच एक्सटेंड्स इन द सेम डायरेक्शन बट डज नॉट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। रिटर्न होकर दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आती ओपन ट्रैवर्स की केस में। इट इज़ सुइटेबल फॉर लोकेटिंग बाउंड्रीज लाइक पॉन्ड्स, फॉरेस्ट एट्सेट्रा। अगर हमें कोई बाउंड्रीज़ को लोकेट करना है, कोई पॉन्ड्स है, कोई फॉरेस्ट है, मतलब कोई एरिया जो इसके अंदर का एरिया है, उसके अंदर की डिटेल्स लेने के लिए हमें क्लोज ट्रैवर्स करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें जब रिवर का कोई सर्वे करना हो या तो फिर वैली का सर्वे करना हो या तो फिर रोड का सर्वे करना हो, जैसे आप रोड्स देखोगे तो आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के रोड्स मिलेंगे, इतने लंबे लंबे और इतने बड़े रोड्स हैं हमारे पास में, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में रोड्स अवेलेबल हैं। तो वो क्लोज ट्रैवर्स के फॉर्मेशन में तो नहीं रहेंगे ना, वो तो ओपन ट्रैवर्स रहेंगे। तो दोनों की अपनी अपनी ब्यूटी है, क्लोज ट्रैवर्स की भी और ओपन ट्रैवर्स की भी। डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन क्या है, साइट कंडीशंस क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली हम
प्रिफर करते हैं कि हमें क्लोज ट्रैवर्स का सर्वे करना है या ओपन ट्रैवर्स का सर्वे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय द सर्वे लाइन विथ नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक मेरिडियन और सम रेफरेंस डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड एज। जो हॉरिजॉन्टल एंगल हम मेजर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ या नॉर्थ पोल तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर बेरिंग ऑफ लाइन, एंगल ऑफ लाइन, मेरिडियन ऑफ लाइन, फोर बेरिंग ऑफ लाइन। तो इसका आंसर है बेरिंग। अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहे हैं और इस एंगल की ख़ास बात क्या है? इस हॉरिजॉन्टल एंगल की ख़ास बात क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया गया है किसके रेफरेंस से? नॉर्थ पोल के रेफरेंस से, नॉर्थ डायरेक्शन के रेफरेंस से। ठीक है, तो अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहे हैं जिसको हमने नॉर्थ डायरेक्शन के रेफरेंस से हमने उसको फाइंड किया है तो हम अब उसको एंगल नहीं कहते, हम उसको क्या कहते हैं? बेरिंग कहते हैं। आपको ये याद रखना है। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या होता है ये। देखो पहले मैं आपको बताऊं, टाइप्स ऑफ मेरिडियन हम डिस्कस करेंगे। एक होता है ट्रू मेरिडियन और दूसरा होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो ये एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, तो ये TN, दिस TN इज नथिंग बट द ट्रू नॉर्थ, TN इज नथिंग बट द ट्रू नॉर्थ। दिस MN मीन्स मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, ये AB ये क्या है? ये एक सर्वे लाइन है। मतलब हमने ये क्या किया है? A से B तक के एक लाइन है, उसमें हमें क्या करना है? सर्वे करना है। तो ट्रू नॉर्थ मतलब क्या? जो एक्चुअल नॉर्थ होती है हमारी, जो हमारी अर्थ की नॉर्थ है, उसको हम कहते हैं ट्रू नॉर्थ। और ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब दिस इज MN मीन्स मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये जो डायरेक्शन बनेगा इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो ट्रू नॉर्थ है और ट्रू नॉर्थ से जो डायरेक्शन बनेगा इसको हम कहेंगे ट्रू मेरिडियन। ठीक है, तो ट्रू नॉर्थ या ट्रू मेरिडियन क्या रहेगा? जो हमारी अर्थ का होता है। इसको देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। मेरिडियन पहले क्या होता है हम उसको समझते हैं। मेरिडियन इज अ डायरेक्शन। मेरिडियन मतलब क्या है? एक डायरेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू विच द डायरेक्शन ऑफ द अदर सर्वे लाइन्स आर मेंशन्ड। मतलब क्या? मेरिडियन एक ऐसी चीज़ है, अब मेरिडियन कोई भी हो सकती है, ट्रू मेरिडियन भी हो सकती है या मैग्नेटिक मेरिडियन भी हो सकती है। देखो ये एक ट्रू मेरिडियन है और एक मैग्नेटिक मेरिडियन है। लेकिन मेरिडियन मतलब क्या? ये एक डायरेक्शन है जिसके रेफरेंस से डायरेक्शन ऑफ द अदर सर्वे लाइन इज मेंशन्ड। जैसे देखो ये क्या है? हमारी AB सर्वे लाइन है, तो इसका डायरेक्शन अगर हमको मेंशन करना है तो हमको एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरिडियन अगर हमने ट्रू मेरिडियन के रेफरेंस से लिया है हमने तो इसको हम बोलेंगे ट्रू मेरिडियन। और अगर ट्रू मेरिडियन के रेफरेंस से हमने इस डायरेक्शन को मेंशन किया है तो हम इसको बोलेंगे ट्रू बेरिंग। और अगर मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन के रेफरेंस से हमने इस सर्वे लाइन को डिफाइन किया है तो इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक बेरिंग। ठीक है, तो ये होता है मेरिडियन। मेरिडियन इज नथिंग बट अ डायरेक्शन with respect to which the direction of the other survey line are mentioned। तो मेरिडियन के टाइप्स हैं ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन या फिर आर्बिट्ररी मेरिडियन। इस तरीके से 3 टाइप्स हैं, तीनों को हम डिस्कस करेंगे। ट्रू मेरिडियन होता क्या है? ये देखो ये जो ट्रू मेरिडियन यहाँ पर हमने देखा था ट्रू नॉर्थ में से, वो होता है ट्रू मेरिडियन। इट इज़ द रेफरेंस डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। जो एक्चुअल नॉर्थ पोल है हमारा, वो जो डायरेक्शन रहेगा अपना, वो जो रेफरेंस पॉइंट रहेगा उसको हम कहेंगे ट्रू मेरिडियन फ्रॉम द गिवन स्टेशन पॉइंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जोग्राफिक मेरिडियन। इसको जोग्राफिक मेरिडियन भी बोला जाता है। और इसकी खास बात क्या है? इट इज़ कांस्टेंट एट अ स्टेशन। ट्रू मेरिडियन की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसीलिए जब हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं ना तो खास तौर से हमें ट्रू मेरिडियन के रेफरेंस से हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी हमारा सर्वेइंग वर्क हो वो कैरी आउट हो। द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन। ये देखो ये जो ट्रू नॉर्थ के रेफरेंस से जो डायरेक्शन बनेगा इसको हम कहेंगे ट्रू मेरिडियन। और यहाँ से अगर हमने इसके रेफरेंस से हमने कोई सर्वे लाइन है और यहाँ पर हमने एंगल फाइंड किया, हॉरिजॉन्टल एंगल, तो हम उसको क्या कहते हैं? बेरिंग। ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि किसी नॉर्थ के रेफरेंस से हम अगर कोई हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड करते हैं तो हम उसको एंगल नहीं कहते हैं, फिर हम उसको बेरिंग कहने लग जाते हैं। और अभी यहाँ पर ख़ास बात क्या हो गई कि यहाँ पर हमने ट्रू नॉर्थ के रेफरेंस से हमने यहाँ पर जो एंगल फाइंड किया था,
तो उसको हम बेरिंग तो कहेंगे ही, लेकिन अब हम उसको क्या कहेंगे, ट्रू बेरिंग कहेंगे, क्योंकि हमने उसको ट्रू नॉर्थ के रेफरेंस से हमने उसको फाइंड किया है। द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द सर्वेइंग लाइन इज नोन एज द ट्रू बेरिंग ऑफ द लाइन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अजीमुथ, इसी को हम अजीमुथ भी कहते हैं। दूसरा जो टाइप है मैग्नेटिक मेरिडियन, इट इज़ द रेफरेंस डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल फ्रॉम मैग्नेटिक नीडल। अब देखो, जो एक्चुअल जो एक्यूरेट नॉर्थ है वो तो ट्रू नॉर्थ हो गई, लेकिन अगर हम कोई मैग्नेट को सस्पेंड कर दें तो वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। ये तो हमको पता है कि जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें एटमॉस्फेयर में तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करता है। लेकिन लोकल अट्रैक्शन ये एक ऐसी चीज़ है कि हम उसको डायरेक्टली ज़ीरो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ अमाउंट में वहाँ पर लोकल अट्रैक्शन अवेलेबल रहेगा। तो हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया वहाँ पर मैग्नेट को, तो वो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेगा वो तो ट्रू नहीं रहेगा, उसमें लोकल अट्रैक्शन का अमाउंट कुछ ना कुछ रहेगा। इसका मतलब क्या कि वो ट्रू नॉर्थ नहीं है। वो कौन सी नॉर्थ है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो जो मैग्नेटिक निडल के ज़रिए से जो मेरिडियन हमें मिलेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन, और वो जो नॉर्थ रहेगा उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ। देयर में बी वेरिएशन इन मैग्नेटिक बेरिंग, ऑब्वियसली जो लोकल अट्रैक्शन की वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस वेरी होगी, कहीं पर कम होगी कहीं पर ज़्यादा होगी। तो मैग्नेटिक जो बेरिंग रहेगी उसके अंदर भी क्या होगा, हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन इज नोन एज द मैग्नेटिक बेरिंग और सिंपली बेरिंग ऑफ द लाइन। ये जो हमारी मैग्नेटिक नॉर्थ है इसके रेफरेंस से हमने जो सर्वेइंग लाइन की अगर हमने हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड किया तो उसको हम बेरिंग कहेंगे, सिंपली बेरिंग कहेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे प्लेसेस में ही काम करते हैं जहाँ पर लोकल अट्रैक्शन होता है। लोकल अट्रैक्शन को ज़ीरो करना मुश्किल होता है। तो जो बेरिंग हमें मिलेगी वो कौन सी बेरिंग रहेगी, ट्रू बेरिंग तो नहीं मिलेगी, वो कौन सी रहेगी, मैग्नेटिक बेरिंग रहेगी। और उसी को हम सिंपली सिर्फ बेरिंग भी कहते हैं। मतलब अगर हमने कहा बेरिंग ऑफ लाइन इज़ दिस एंड दिस, तो इसका मतलब क्या, वो कौन सी बेरिंग रहेगी, ट्रू बेरिंग नहीं रहेगी, वो मैग्नेटिक बेरिंग रहेगी। ठीक है, इस तरीके से दो मेरिडियन हो गए। थर्ड मेरिडियन इज आर्बिट्ररी मेरिडियन। समटाइम्स फॉर सर्वे ऑफ अ स्मॉल एरिया अ कन्वीनियंट डायरेक्शन इज अज्यूम्ड एज अ मेरिडियन नोन एज आर्बिट्ररी मेरिडियन। अगर हमने ना तो ट्रू नॉर्थ को यूज़ किया या ना हमने मैग्नेटिक नॉर्थ को यूज़ किया, हमने क्या किया, खुद का एक डायरेक्शन डिफाइन कर लिया और उस डायरेक्शन के हिसाब से हमने काम कर लिया, तो हम उसको क्या कहेंगे, आर्बिट्ररी मेरिडियन। द एंगल बिटवीन द आर्बिट्ररी मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन इज नोन एज द आर्बिट्ररी बेरिंग। तो अगर हमने कोई आर्बिट्ररी मेरिडियन डिफाइन करके हमारा सर्वेइंग वर्क कैरी आउट किया है तो उसकी वजह से जो बेरिंग्स मिलेंगी उसको हम क्या कहेंगे, आर्बिट्ररी बेरिंग कहेंगे। ये नॉर्मली हम स्मॉल एरियाज़ के केस में हम आर्बिट्ररी मेरिडियन करते हैं, नहीं तो ज़्यादा इसका हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेरिंग ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल इट मेक्स विथ। ऑप्शंस आर ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्ररी मेरिडियन या ऑल ऑफ दी अबव। जो बेरिंग रहेगी लाइन की वो हॉरिजॉन्टल एंगल रहेगा। अब हॉरिजॉन्टल रहेगा लेकिन किसके साथ, ट्रू मेरिडियन के साथ या मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ या आर्बिट्ररी मेरिडियन के साथ। तो ऑब्वियसली ये इनमें से किसी के भी साथ में भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे टाइप ऑफ वर्क के ऊपर। अगर हम जियोडेटिक सर्वे कर रहे हैं तो ट्रू मेरिडियन भी हो सकता है, मैग्नेटिक मेरिडियन भी हो सकता है, आर्बिट्ररी मेरिडियन भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है टाइप ऑफ सर्वे और सिचुएशन और साइट कंडीशंस के हिसाब से। तो बेरिंग ऑफ लाइन किसी भी तरीके की हो सकती है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन या आर्बिट्ररी मेरिडियन की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द सर्वे लाइन इज कॉल्ड एज। एक मैग्नेटिक बेरिंग है, किसकी है, लाइन की है। कैसे मेजर की गई है, क्लॉकवाइज मेजर की गई है। कहाँ से मेजर की गई है, नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर की गई है। कहाँ तक मेजर की गई है, टुवर्ड्स द सर्वे लाइन, जो सर्वे लाइन थी वहाँ तक के मेजर की गई है। तो उसको हम क्या कहते हैं, होल सर्कल बेरिंग, रिड्यूस्ड बेरिंग, मेरिडियन या फिर फोर बेरिंग ऑफ लाइन। तो हम इसको कहते हैं होल सर्कल बेरिंग। शॉर्टकट में हम इसको कहते हैं WCB। WCB होता क्या है, ये स्टार्ट होता है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है।
कहाँ तक मेजर किया जाता है? अप टू द सर्वे लाइन तक के मेजर किया जाता है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 रहती है और मैक्सिमम वैल्यू कंप्लीट सर्कल मीन्स 360 डिग्री होती है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखो ये होल सर्कल बेरिंग है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ये हमारे हो गए 4 क्वाड्रेंट्स। जो सर्वे लाइन है ये हमारे चारों क्वाड्रेंट्स में कहीं पर भी हो सकती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकती है। ठीक है, अभी मान लीजिए हमारी ये सर्वे लाइन है OA, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, इसके रेफरेंस में हमने नॉर्थ से लेके यहाँ तक के जो एंगल मेजर किया तो नॉर्थ के रेफरेंस से लिया, मतलब ये बेरिंग हो जाएगा। तो ये जो θ1 की वैल्यू रहेगी ये क्या हो जाएगी? हमारी होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन OA। ठीक है, अब मान लीजिए ये लाइन है OB, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम नॉर्थ से ही मेजर करेंगे। यहाँ से लेके पूरा सर्वे लाइन तक क्या आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आएगा। होल सर्कल बेरिंग में आपको याद रखना है, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हमेशा एंगल मेजर करना नॉर्थ से कहाँ तक मेजर करेंगे? अप टू द सर्वे लाइन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये θ2 वैल्यू क्या रहेगी? होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन OB। ठीक है, मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में एक लाइन है हमारी सर्वे लाइन OC। ठीक है, तो फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे हम 0 से, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम एंगल मेजर करेंगे और ये जो वैल्यू आएगी θ3, दिस θ3 विल बी द होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन OC। सिमिलरली फॉर OD, स्टार्ट हमेशा लाइन किसी भी क्वाड्रेंट में रहे। होल सर्कल बेरिंग अगर आपको मेजर करना है, आपको याद रखना है हमेशा सर्वे लाइन किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है। आपको स्टार्टिंग हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से ही करना है और कहाँ तक करना है? अप टू द सर्वे लाइन तक के करना है, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करना है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होल सर्कल बेरिंग की मतलब कितनी रहेगी? 360 डिग्री रहेगी और मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री रहेगी। सिमिलरली हम यहाँ पर रिड्यूस्ड बेरिंग के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिड्यूस्ड बेरिंग को ही हम क्वाड्रेंटल बेरिंग भी कहते हैं। द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो होल सर्कल बेरिंग में हमने डिस्कस किया ना, होल सर्कल बेरिंग हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर किया जाता है, बट रिड्यूस्ड बेरिंग या क्वाड्रेंटल बेरिंग ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मेजर किया जा सकता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मेजर किया जा सकता है। होल सर्कल बेरिंग हमने डिस्कस किया कि ये हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ मेजर किया जाता है, बट रिड्यूस्ड बेरिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब नॉर्थ से भी मेजर की जा सकती है और साउथ से भी मेजर की जा सकती है, विच एवर इज़ नियर टू द लाइन। लाइन्स के नियर में जो रहेगा उसके रेफरेंस से, मतलब अगर नॉर्थ ये लाइन और नॉर्थ ये करीब में है तो हम नॉर्थ के रेफरेंस में लेंगे, और अगर कोई लाइन है वो साउथ से करीब में है तो हम साउथ के रेफरेंस में लेंगे। मतलब हम क्वाड्रेंटल बेरिंग में नॉर्थ के रेफरेंस से भी हम एंगल डिफाइन कर सकते हैं और साउथ के रेफरेंस से भी डिफाइन कर सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट से नहीं, या तो नॉर्थ से या तो साउथ से। होल सर्कल बेरिंग में ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ से ही डिफाइन करते हैं। हम थोड़ा सा भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिड्यूस्ड बेरिंग और क्वाड्रेंटल बेरिंग, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। द रिड्यूस्ड बेरिंग लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। रिड्यूस्ड बेरिंग में मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू 90 रहेगी। होल सर्कल बेरिंग में WCB में 0 मिनिमम है एंड मैक्सिमम इज़ 360, बट क्वाड्रेंट शुड ऑलवेज बी मेंशन। लेकिन हमको यहाँ पर क्वाड्रेंट मेंशन करना कंपलसरी होता है इन केस ऑफ रिड्यूस्ड बेरिंग। रिड्यूस्ड बेरिंग को शॉर्टकट में RB भी कहते हैं। ठीक है, होल सर्कल बेरिंग में हमको क्वाड्रेंट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, बट RB में हमें क्वाड्रेंट मेंशन करना कंपलसरी होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द सर्वेयर कंपास। जो सर्वेयर कंपास है उसके ज़रिए से हमें ये वैल्यूज़ मिलती है। पर्पस, इट इज़ यूज टू मेजर बेरिंग ऑफ सर्वे लाइन्स इन अ क्लोज्ड ट्रैवर्स। ठीक है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट बैक बेरिंग फॉर रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स। अभी देखो यहाँ डायग्राम देख के आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस तरीके से 4 डायरेक्शंस हो गए हमारे। मान लीजिए ये हमारी एक सर्वे लाइन है OA, इसका हमें रिड्यूस्ड बेरिंग फाइंड करना है। ठीक है,
तो ये किसके करीब है, नॉर्थ के ज़्यादा करीब है या साउथ के ज़्यादा करीब है। आप ये बाकी लाइंस को अभी भूल जाइए, ओ बी ओ सी ओ डी के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ ओ ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ओ ए लाइन ये नॉर्थ के ज़्यादा पास में है, तो हम इसको नॉर्थ के रेफरेंस में डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें आर बी मीन्स रिड्यूस बेरिंग ऑफ ओ ए फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे किसके पास में है, ये नॉर्थ के पास में है, तो यहाँ पर लिख देंगे नॉर्थ। और ये सर्वे लाइन और ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन, इसके बीच में का एंगल कितना है वो यहाँ पर देख लेना है। दिस एंगल इज θ1, तो ये हो जाएगा θ1। और नॉर्थ के बाद में ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, नॉर्थ ओ ए लाइन ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, तो यहाँ पर लास्ट में हमें ई लिखना पड़ेगा। ये होता है फॉर्मेट हमें रिड्यूस्ड बेरिंग का, ठीक है। तो अगर आपको पहचानना है कि ये रिड्यूस्ड बेरिंग है, कोई लाइन की अगर आपको बेरिंग गिवन है तो उसको पहचानना है कि ये रिड्यूस बेरिंग के फॉर्मेट में है या होल सर्कल बेरिंग के फॉर्मेट में है, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि वहाँ पर आप क्वाड्रेंट्स देख लो। अगर क्वाड्रेंट्स दिख रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो कौन से फॉर्मेट में है, रिड्यूस बेरिंग के फॉर्मेट में है, क्वाड्रेंटल बेरिंग के फॉर्मेट में है। और अगर वहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ डिग्रीज आपको दिख रही हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, होल सर्कल बेरिंग है, WCB है। सिमिलरली देखो ये एक सर्वे लाइन है, मान लो OB, तो ये वाली सर्वे लाइन किसके ज़्यादा करीब में है, नॉर्थ और साउथ, इन दोनों से। ईस्ट और वेस्ट की बात नहीं करते हैं हम हमेशा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और साउथ के रेफरेंस में ही क्वाड्रेंटल बेरिंग को डिफाइन किया जाता है। तो OB ये लाइन साउथ से ज़्यादा करीब है, तो हम पहले साउथ लिख देंगे। और ये साउथ और सर्वे लाइन इन दोनों के बीच में का एंगल ये फाइंड करेंगे, ये हो गया θ2, ये θ2 यहाँ पर लिख देंगे। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, साउथ, ये जो लाइन है OB ये साउथ और ईस्ट के दरमियान में है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, ई लिख देंगे। सिमिलरली लाइन OC, सर्वे लाइन OC ये किससे ज़्यादा करीब में है, नॉर्थ और साउथ से अगर चेक करेंगे तो पहले ये साउथ से ज़्यादा करीब में है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, साउथ। उसके बाद में एंगल फाइंड करेंगे साउथ के रेफरेंस से, दिस इज़ θ3। और कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये साउथ और वेस्ट के क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, वेस्ट लिख देंगे। तो RB ऑफ OC इज इक्वल टू S θ3W। सेम OD लाइन के लिए ये किससे ज़्यादा करीब है, नॉर्थ से है या साउथ से है, ऑब्वियसली नॉर्थ से ज़्यादा करीब है, तो N एंड दिस एंगल फ्रॉम नॉर्थ इज़ θ4। और क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, नॉर्थ और वेस्ट है, तो यहाँ पर वेस्ट रहेगा लास्ट में, ये हो जाएगा नॉर्थ θ4 वेस्ट। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेंटल बेरिंग को फाइंड करते हैं। को हमें क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, रिपीटेडली क्वेश्चंस आता है, कुछ होल सर्कल बेरिंग्स गिवन होती है, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है रिड्यूस्ड बेरिंग में, या तो फिर रिड्यूस्ड बेरिंग गिवन होती है, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है होल सर्कल बेरिंग में। तो ये एक छोटा सा टेबल है, अगर आप इसको नहीं याद रखें तो भी चलेगा। कंडीशन क्या है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो इस टेबल को कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। होल सर्कल बेरिंग अगर हमारी, अभी यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, कन्वर्जन ऑफ होल सर्कल बेरिंग टू रिड्यूस बेरिंग, मतलब होल सर्कल बेरिंग हमें पहले से पता है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं रिड्यूस बेरिंग में। तो अगर मान लो आपको होल सर्कल बेरिंग 0 से 90 डिग्री के बीच में गिवन है, तो रूल क्या रहेगा इसको कन्वर्ट करने का रिड्यूस बेरिंग में, आप डायरेक्टली एज इट इज़ लिख दीजिए होल सर्कल बेरिंग को, और क्वाड्रेंट उसको नॉर्थ ईस्ट लगा दीजिए, आपको कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपकी होल सर्कल बेरिंग 90 से 180 डिग्री के दरमियान में है, तो आप 180 माइनस होल सर्कल बेरिंग कर दीजिए और क्वाड्रेंट उसको साउथ ईस्ट लगा दीजिए। अगर होल सर्कल बेरिंग 180 डिग्री से 270 डिग्री के दरमियान है, तो जो कुछ भी होल सर्कल बेरिंग की वैल्यू है उसमें से आप 180 डिग्री माइनस कर दीजिए और क्वाड्रेंट साउथ वेस्ट लगा दीजिए। या तो फिर अगर आपकी WCB 270 से 360 के दरमियान में है, तो 360 माइनस WCB कीजिए और क्वाड्रेंट नॉर्थ वेस्ट लगा दीजिए। हम इसको प्रॉब्लम के में सॉल्व करते हैं, इसको प्रॉब्लम में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि ये टेबल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं टू कन्वर्ट द होल सर्कल बेरिंग इनटू द रिड्यूस्ड बेरिंग। एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस भी डायरेक्ट आता है, गिवन होती है हमारी होल सर्कल बेरिंग और ऑप्शंस गिवन होते हैं उसकी रिड्यूस बेरिंग क्या है उससे रिलेटेड। मतलब ये MCQ क्वेश्चंस इसमें कई तरीके से बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन गिवन है, कन्वर्ट फॉलोइंग होल सर्कल बेरिंग टू द रिड्यूस्ड बेरिंग।
1 2 3 4, ये 4 WCB गिवन है। देखो WCB है, ये कैसे पहचान लेंगे हम, यहाँ पर देखो नॉर्थ और यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ डिग्रीज के फॉर्मेट में है, डिग्रीज और मिनट्स में। तो मतलब ये क्या है, हमारी होल सर्कल बेरिंग है। हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस्ड बेरिंग या क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो पहला क्या है 65 डिग्री। आपको क्या करना है, डायरेक्टली सबसे पहले इस तरह से क्वाड्रेंट बना देना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सबसे पहला हम सॉल्व करेंगे 65 डिग्री। होल सर्कल बेरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ से। यहाँ से 0 हम मेंशन कर 0 डिग्री से हमने शुरू किया, कि कहाँ तक जाना है हमें, 65 तक। 65 ये देखो ये 0 होता है, यहाँ पर ये कितना रहेगा 90, यहाँ कितना होता है 180, यहाँ कितना होता है 270, और यहाँ पर कितना हो जाता है 360। ठीक है, तो अभी ये 65 है, मतलब ये 90 से कम है, बराबर है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो मतलब ये लाइन हमारी ये बनेगी, दिस इज़ द सर्वे लाइन एंड दिस इज़ थीटा एंड दिस थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री, बराबर है। तो ये हो गई हमारी होल सर्कल बेरिंग। अब हम इसको करना है रिड्यूस्ड बेरिंग में, तो रिड्यूस्ड बेरिंग भी कितनी रहेगी, रिड्यूस्ड बेरिंग में हम क्या करते हैं, नॉर्थ के रेफरेंस में पहले या साउथ के रेफरेंस में बनाते हैं। तो ये सर्वे लाइन नॉर्थ से ज़्यादा करीब है या साउथ से ज़्यादा करीब है, नॉर्थ से ज़्यादा करीब है तो हम पहले लिख देंगे नॉर्थ, और ये सर्वे लाइन और नॉर्थ के बीच में का एंगल हमारा 65 जो है वो एज इट इज़ उतना ही रहेगा, तो 65 डिग्री 0 मिनट। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ ईस्ट, इस क्वाड्रेंट में है, तो लास्ट में हम लिख देंगे ईस्ट। तो ये हो गया हमारा आंसर, रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू नॉर्थ 65 डिग्री 0 मिनट ईस्ट। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन है, देखो 140 डिग्री 30 मिनट, कितना है अभी वैल्यू 140 डिग्री 30 मिनट। ये क्या है, ये होल सर्कल बेरिंग है। होल सर्कल बेरिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, नॉर्थ से होती है, और ये 140 है, मतलब ये 90 से ज़्यादा है, और 180 से कम है, मतलब ये सेकंड में आ जाएगी। देखो ये यहाँ से हम 140 डिग्री 30 मिनट मोस्टली आ गए, 90 से क्रॉस करके यहाँ पर आ गए, ये हमारी सर्वे लाइन बन गई। अब इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड बेरिंग के फॉर्मेट में। तो अब ये सर्वे लाइन किससे ज़्यादा करीब है, साउथ से ज़्यादा करीब है या नॉर्थ से ज़्यादा करीब है, ऑब्वियसली ये साउथ से ज़्यादा करीब है, बराबर है। तो हम दिस इज़ नॉट 5, दिस इज़ एस, यहाँ पर हम लिख देंगे पहले एस, और हमको ये इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, दिस इज़ द सर्वे लाइन। तो हम पहले क्या लिखते हैं, डायरेक्शन लिख देंगे साउथ, क्योंकि ये साउथ से ज़्यादा करीब है। उसके बाद में ये एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम सर्वे लाइन रिड्यूस बेरिंग के लिए क्या करते हैं, जो सर्वे लाइन और ये जो नॉर्थ या साउथ जिससे ज़्यादा करीब है उसके बीच में का एंगल। तो अभी ये 140 डिग्री दिस एंगल इज़ विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, हमको ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए ये। तो हमें तो पता है ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, मतलब यहाँ तक का टोटल एंगल कितना हो गया 180, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 140 डिग्री 30 मिनट। तो टोटल में 180 में से इतना माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो 180 माइनस होल सर्कल बेरिंग मतलब 180 माइनस 140 डिग्री 30 मिनट मतलब 39 डिग्री 30 मिनट, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे ये थीटा की। तो हम पहले क्या लिखेंगे साउथ, क्योंकि ये लाइन हमारे साउथ से ज़्यादा करीब है, साउथ 39 डिग्री 30 मिनट। और कौन से क्वाड्रेंट में है ये, साउथ और ईस्ट के क्वाड्रेंट में है ये वाली सर्वे लाइन, इसलिए लास्ट में हम क्या लिखेंगे ईस्ट लिखेंगे। और एक क्वेश्चन देखो 210 डिग्री, ये क्या है हमारी होल सर्कल बेरिंग है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रिड्यूस बेरिंग के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम पहले डायरेक्शन बनाएंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 210 डिग्री मतलब ये 180 डिग्री से भी ज़्यादा है, तो ये लाइन हमारी कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये 210 डिग्री यहाँ तक, ये 90 180 और इससे भी और आगे, और 270 से कम है, 270 डिग्री से कम है, मतलब ये इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसको क्रॉस नहीं करेगी, हमारी सर्वे लाइन यहीं पर रहेगी। अब ये लाइन किससे ज़्यादा करीब है, साउथ से ज़्यादा करीब है या नॉर्थ से ज़्यादा करीब है, ऑब्वियसली साउथ से करीब है, तो हमारी स्टार्टिंग यहाँ साउथ से होगी। दिस इज़ एस, दिस इज़ नॉट 5, दिस इज़ एस। और हमें इस सर्वे लाइन और ये साउथ इसके बीच में का एंगल लगेगा, मीन्स दिस थीटा। हमें ये टोटल वैल्यू नोन है 210 डिग्री, हमें सिर्फ इतना चाहिए, तो हमें इतना तो नोन है ना, दिस वैल्यू इज़ हाउ मच, नॉर्थ से लेके साउथ तक के 180 डिग्री। तो 210 में से 180 माइनस कर देंगे तो ये थीटा मिल जाएगा, मीन्स 210 डिग्री, दिस इज़ नथिंग बट WCB माइनस 180, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो साउथ 30 डिग्री, और ये क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, ये लाइन की कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, साउथ और वेस्ट के दरमियान में है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे यहाँ पर वेस्ट लिख देंगे। ठीक है। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन,
330 डिग्री 50 मिनट। अब ये वैल्यू 270 डिग्री से भी ज़्यादा है, मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चली जाएगी। यहाँ पर आपने एक बात याद रखना है, ये जो क्वाड्रेंट्स मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और मैथ्स के जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आप उससे कंफ्यूज नहीं होना। वो मैथ्स का मैथ्स की जगह पे, ये हमारा हमारी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 330 डिग्री मतलब 270 से भी ज़्यादा है, मतलब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसमें यहाँ से भी ऊपर चली जाएगी हमारी ये सर्वे लाइन, यहाँ पर आ गई। अब ये सर्वे लाइन किससे ज़्यादा करीब है? नॉर्थ से ज़्यादा करीब है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? नॉर्थ से करेंगे। और नॉर्थ और सर्वे लाइन के बीच में का एंगल हमें चाहिए, मतलब ये एंगल थीटा चाहिए हमें। और ये जो WCB है तो नॉर्थ के रेफरेंस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होती है। ये वैल्यू कितनी है? 330 डिग्री 15 मिनट्स, और ये वैल्यू हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 360, ये टोटल सर्कल की वैल्यू हो गई। 360 में से अगर हमने इतना वैल्यू माइनस कर दिया तो हमें ये थीटा मिल जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस 330 डिग्री 15 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 29 डिग्री 45 मिनट्स। नॉर्थ के ज़्यादा करीब है इसलिए ये नॉर्थ, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है? वेस्ट के। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे? वेस्ट लिखेंगे। तो इस तरीके से होल सर्कल बेरिंग को कन्वर्ट किया जाता है रिड्यूस्ड बेरिंग में। इसी तरीके से एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि हमें रिड्यूस्ड बेरिंग गिवन होती हैं या क्वाड्रेंटल बेरिंग्स गिवन होती हैं, और उनको हमें कन्वर्ट करना होता है होल सर्कल बेरिंग में, WCB में। तो अगर आपको WCB रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना आता है तो रिड्यूस बेरिंग भी WCB में कन्वर्ट करना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको जो रिड्यूस बेरिंग गिवन रहेगी उसको कन्वर्ट करना रहेगा WCB में। तो सिमिलरली जैसे मैंने पहले कहा था, आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेबुलर फॉर्मेट में ये सारे फार्मूलेज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली एक प्रॉब्लम्स लेते हैं और ये प्रॉब्लम से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, कन्वर्ट फॉलोइंग बेरिंग रिड्यूस्ड बेरिंग टू द होल सर्कल बेरिंग। पहला क्वेश्चन है नॉर्थ 30 डिग्री 15 मिनट ईस्ट, मतलब अभी देखो ये रिड्यूस बेरिंग के फॉर्मेट में गिवन है, नॉर्थ और ईस्ट मेंशन है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया? ये रिड्यूस बेरिंग का फॉर्मेट हो गया। रिड्यूस बेरिंग में कभी भी एंगल जो बेरिंग रहेगी वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगी ही नहीं, ठीक है। तो अभी कितनी गिवन है? नॉर्थ और ईस्ट, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी लाइन है, सर्वे लाइन। बगैर डायग्राम बनाए आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व नहीं करना है। आप मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हमेशा डायग्राम बना कर ही सॉल्व करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना है, ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट गिवन है, मतलब ये वाले क्वाड्रेंट में हमारी लाइन है, और यहाँ पर थीटा गिवन है हमारा 30 डिग्री 15 मिनट्स, ये वैल्यू हो गई। हमको इसको कन्वर्ट करना है किस में? होल सर्कल बेरिंग में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और नॉर्थ के रेफरेंस में हम होल सर्कल बेरिंग फाइंड करते हैं, तो यही वैल्यू हमारी एज इट इज़ हो जाएगी। होल सर्कल बेरिंग विल बी इक्वल टू 30 डिग्री 15 मिनट। हम होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली वैल्यूज़ रहेगी। जो सेकंड क्वेश्चन है 48 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, साउथ 48 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, मतलब यहाँ पर देखो ये साउथ है, साउथ से 48 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, ईस्ट में ना, मतलब यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, मतलब ये सर्वे लाइन है हमारी, और साउथ के रेफरेंस से 48 डिग्री 45 मिनट ईस्ट है। तो ये थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। हमें इस वैल्यू को, इस रिड्यूस्ड बेरिंग को कन्वर्ट करना है होल सर्कल बेरिंग में, मतलब हमें विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ यहाँ से इस सर्वे लाइन तक का एंगल हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल वैल्यू हमारा रहेगा 180 में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, मतलब हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, एंड दिस वैल्यू इज़ नथिंग बट द होल सर्कल बेरिंग ऑफ दिस लाइन। तो सिंपल, यहाँ पर होल सर्कल बेरिंग विल बी 180 माइनस रिड्यूस्ड बेरिंग 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री 45 मिनट, तो यहाँ से हमें होल सर्कल बेरिंग मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, साउथ 60 डिग्री वेस्ट, साउथ से 60 डिग्री है कहाँ पर? वेस्ट के साइड में है, तो ये हमारी सर्वे लाइन बन गई, और ये वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। हमें होल सर्कल बेरिंग मतलब नॉर्थ से लेके इस सर्वे लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इतना पूरा एंगल कितना रहेगा? डिस्टेंस नहीं, सॉरी, एंगल फाइंड करना है। इतना पूरा एंगल कितना रहेगा? यहाँ से नॉर्थ से लेके साउथ तक के 180 और प्लस दिस 60, 180 डिग्री प्लस 60, दैट विल बी द टोटल वैल्यू 140 डिग्री, दैट इज़ द होल सर्कल बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्थ
10 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। नॉर्थ से किस डायरेक्शन में? वेस्ट वाले, मतलब ये वाले क्वाड्रेंट में लाइन है हमारी, और नॉर्थ और सर्वे लाइन के बीच में का जो एंगल है वो कितना है? 10 डिग्री 15 मिनट। मतलब ये बीच में का जो छोटा सा बेरिंग है, ये वैल्यू है 10 डिग्री 15 मिनट्स। हमें क्या फाइंड करना है? होल सर्कल बेरिंग। और होल सर्कल बेरिंग कैसे फाइंड की जाती है? नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप टू द सर्वे लाइन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एंगल हमें, टोटल बेरिंग हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? टोटल कितना रहेगा? सर्कल 360 का रहेगा। 360 में से हम ये छोटी सी बेरिंग माइनस कर देंगे 10 डिग्री 15 मिनट की, तो ये टोटल बेरिंग हमें नोन हो जाएगी 399 डिग्री 45 मिनट्स। तो इस तरीके से होल सर्कल बेरिंग को हम रिड्यूस्ड बेरिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और रिड्यूस्ड बेरिंग को होल सर्कल बेरिंग में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें फॉर्म हो सकते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेरिंग ऑफ लाइन मेजर्ड इन द डायरेक्शन टू द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज कॉल्ड एज। जो बेरिंग किसी लाइन की, सर्वे लाइन की हमने मेजर किया, कहाँ मेजर किया, कैसे मेजर किया? प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे, जो जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोग्रेस हो रहा था, तो उस बेरिंग को हम क्या कहेंगे? होल सर्कल बेरिंग, रिड्यूस्ड बेरिंग, फोर बेरिंग या बैक बेरिंग। तो ऐसे बेरिंग को हम कहते हैं फोर बेरिंग। ठीक है। अगर जो डायरेक्शन ऑफ सर्वे है, उस डायरेक्शन ऑफ सर्वे के अलॉन्ग में जो बेरिंग ली जाएगी उसको हम कहते हैं फोर बेरिंग, और अपोजिट डायरेक्शन में जो बेरिंग ली जाती है उसको हम कहते हैं बैक बेरिंग। देखिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। मान लीजिए ये एक सर्वे लाइन है ए बी, ठीक है। हमने यहाँ पर पॉइंट ए पर प्रिज्मेटिक कंपास लगाया, और यहाँ से हमने पॉइंट बी पर, बी को क्या किया है? ऑब्जर्व किया हुआ है। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी, ए पॉइंट पर जो वैल्यू मिलेगी, दिस ए पॉइंट पर जो वैल्यू मिलेगी θ1, दिस इज नथिंग बट द फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ए बी, ए से बी की तरफ जा रहे हैं ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी। और यहाँ पर जो एंगल रहेगा, θ2 का जो फॉर्मेशन रहेगा, वो क्या रहेगा? बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी। सिमिलरली अगर मान लो ये एक लाइन है हमारी ए बी, ठीक है। हमने क्या किया? अभी डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस हमारी इस तरफ है, बी से ए की तरफ है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू नोन होगी θ2 की, दिस विल बी द फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी ए। ठीक है, ये बी ए लाइन है ना, तो ये वैल्यू अब फोर बेरिंग हो जाएगी किसकी? बी ए की। और यहाँ पर ये जो θ1 की वैल्यू रहेगी, दिस विल बी द बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी ए, क्योंकि ये दिस इज द अपोजिट साइड। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस हो गया, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई? फोर बेरिंग हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? बैक बेरिंग हो जाएगी। लाइन कौन सी है? ए बी की है, तो ऑफ लाइन हम हमेशा मेंशन करना पड़ता है। और अगर ये वाली लाइन हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस इस तरीके से है, बी से ए की तरफ है, तो यहाँ पर ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस की डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा हमारा फोर बेरिंग ऑफ बी ए, और ये वाली हो जाएगी बैक बेरिंग ऑफ बी ए। थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द बेरिंग ऑफ ए लाइन मेजर्ड इन द डायरेक्शन टू द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। देखो ये प्रोग्रेस ऑफ सर्वे के डायरेक्शन में जो बेरिंग मेजर की जाएगी उसको हम कहेंगे फोर बेरिंग। शॉर्टकट में हम उसको एफ बी लिखते हैं। द बेरिंग ऑफ लाइन मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे वर्क। जो प्रोग्रेस ऑफ सर्वे है, देखो ये प्रोग्रेस ऑफ सर्वे है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बेरिंग रहेगी उसको हम क्या कहते हैं? बैक बेरिंग कहते हैं। उसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? बी बी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द डिफरेंस बिटवीन फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग शुड बी एग्जैक्टली 180 डिग्री। 180 डिग्री का डिफरेंस होता है फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में। फोर बेरिंग की वैल्यू और बैक बेरिंग की वैल्यू में अगर आप प्लस माइनस करोगे, उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, तो वो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखना है। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, आपको समझ में आ जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसमें आता है। कन्वर्ट फॉलोइंग फोर बेरिंग टू द बैक बेरिंग एंड बैक बेरिंग टू द फोर बेरिंग। मतलब अगर हमें फोर बेरिंग गिवन है तो हमें उसको बैक बेरिंग में कन्वर्ट करना है, और अगर बैक बेरिंग गिवन है तो फोर बेरिंग में कन्वर्ट करना है। अभी देखो हम इसको पहचानेंगे कैसे और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन है, फोर बेरिंग ऑफ ए बी इज़ 42 डिग्री 45 मिनट।
इसको सॉल्व करना है। अभी 4 बेरिंग ऑफ ए बी गिवन है 42 डिग्री 45 मिनट, मतलब हमें क्या करना है, इसको बैक बेरिंग में कन्वर्ट करना है। तो बैक बेरिंग ऑफ ए बी हमें फाइंड करना है। 42 डिग्री 45 मिनट्स, ये वैल्यू 180 से ज़्यादा है या कम है, बस आपको इतना ही सोचना है। ये वैल्यू 180 से कम है तो आपको जस्ट इसके अंदर 180 प्लस कर देना है, आपको बैक बेरिंग ऑफ ए बी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया ना आपको, द डिफरेंस बिटवीन द 4 बेरिंग एंड बैक बेरिंग इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ पर 4 बेरिंग हमें गिवन थी, ये 180 डिग्री से अगर कम है तो आप उसमें जस्ट 180 प्लस कर दो, आपको बैक बेरिंग मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज़ बैक बेरिंग ऑफ बी सी हमें गिवन है 215 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये वैल्यू 180 से ज़्यादा है या कम है, ये वैल्यू 180 से ज़्यादा है। तो इस केस में हमें 4 बेरिंग फाइंड करना है। आपको 4 बेरिंग फाइंड करना हो या बैक बेरिंग फाइंड करना हो, आपको उसको से सोचना नहीं है, आपको जस्ट वैल्यू चेक करना है। 4 बेरिंग की वैल्यू हो या बैक बेरिंग की वैल्यू हो, वो वैल्यू 180 से ज़्यादा है या कम है। अगर 180 से कम है तो उसमें 180 प्लस कर दो, और अगर 180 से ज़्यादा है तो 180 माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर अभी बैक बेरिंग गिवन है और ये वैल्यू 180 से ज़्यादा है, तो हम इसमें 180 माइनस कर देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगी उसके अलग फॉर्मेट में, मतलब बैक बेरिंग से कन्वर्ट हो जाएगी 4 बेरिंग में। सेम ऐसे यहाँ पर बैक बेरिंग गिवन है, बैक बेरिंग ऑफ सी डी इज़ 146 डिग्री, ये कितनी है, 180 से ज़्यादा है या कम है, 180 से कम है। तो 4 बेरिंग फाइंड करने के लिए आपको जस्ट इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, आपको 4 बेरिंग पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में 4 बेरिंग गिवन है 327 डिग्री 30 मिनट्स, मतलब ये 180 से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बैक बेरिंग फाइंड करने के लिए हमें इसमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 180 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4 बेरिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं बैक बेरिंग में, या बैक बेरिंग को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 4 बेरिंग में। 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ 4 बेरिंग ऑफ ए लाइन इज़ 0 डिग्री, इट्स बैक बेरिंग इज़, अगर किसी लाइन की 4 बेरिंग 0 है, डायरेक्टली 0, तो बैक बेरिंग कितनी रहेगी। अभी मैंने आपको बताया ना कि 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना होता है, 180, तो ऑब्वियसली बैक बेरिंग कितनी रहेगी, उसकी 180 रहेगी। दिस इज़ द न्यूमेरिकल डिफरेंस, आप -180 नहीं रहेगा, ऐसा नहीं सोच सकते आप। क्वाड्रेंटल बेरिंग कैन बी रेकॉन्ड फ्रॉम, क्वाड्रेंटल बेरिंग कहाँ से मेजर की जा सकती है, ईस्ट लाइन, नॉर्थ लाइन, साउथ लाइन, आइदर बी और सी। क्वाड्रेंटल बेरिंग या रिड्यूस्ड बेरिंग ये नॉर्थ से भी मेजर की जा सकती है, साउथ से भी मेजर की जा सकती है, मतलब बी और सी ये दोनों आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। तो हमें डी आंसर रहेगा, मतलब आइदर बी और आइदर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्लिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विथ द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज, जो मैग्नेटिक नीडल है उसका विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो कुछ भी इंक्लिनेशन रहेगा उसको क्या कहते हैं, डिप ऑफ नीडल, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, 4 बेरिंग या बैक बेरिंग। तो इसका आंसर है डिप ऑफ नीडल। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये एक पिवोट होता है हमारे प्रिज्मेटिक कंपास में, हमने उसके कंपोनेंट्स के वीडियो में डिस्कस किया है। पिवोट लगा हुआ होता है और फिर उस पिवोट के ऊपर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल होती है। देखो ये होती इस तरह से, इस परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लेवल, दिस इज़ द परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल, और यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक नीडल होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से इस तरीके से टिल्ट हो गई हमारी मैग्नेटिक नीडल, इस तरह से इंक्लाइंड हो गई, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू रहेगी, इस वैल्यू को हम कहते हैं डिप ऑफ नीडल। ठीक है, डिप ऑफ नीडल होता क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसके रेफरेंस से जितना भी इंक्लिनेशन होगा हमारी मैग्नेटिक नीडल का, उसको हम कहते हैं डिप ऑफ नीडल। द इंक्लिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विद द हॉरिजॉन्टल, देखो ये मैग्नेटिक नीडल का इंक्लिनेशन है विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिप ऑफ द नीडल। ऑर्डिनरी नीडल इज परफेक्टली बैलेंस्ड ऑन पिवोट remains in horizontal position, but when needle is magnetized it may not always be in horizontal plane due to the magnetic influence। magnetic influence की वजह से ऐसा होता है कि जो मैग्नेटिक नीडल होती है हमारी वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं होती, वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, इंक्लाइन हो जाती है। द डिप इज़ नॉट कांस्टेंट, जो ये वैल्यू रहेगी डिप की वैल्यू, इंक्लिनेशन की वैल्यू, ये हर जगह पे अर्थ पे आपको कांस्टेंट देखने को नहीं मिलेगी, ये कम ज़्यादा हो सकती है।
To keep the needle in horizontal position, a brass coil or aluminum strip as sliding weight is attached on the side of the needle which is at the higher position. देखो ये जो निडल है हमारी, ये निडल अभी यहाँ पर ये इंक्लाइन पोजीशन में हो गई, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल से ये इंक्लिनेशन ये हो गया हमारा डिप। तो इस वैल्यू को हमें क्या करना है, काउंटर बैलेंस करना है। तो ये लोअर पोजीशन हो गई हमारी मैग्नेटिक निडल की, ये हायर पोजीशन हो गई मैग्नेटिक निडल की। तो इसको हमें परफेक्टली दोबारा हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम छोटा सा वेट अटैच कर देते हैं। तो वो वेट क्या करता है, इसको खींच के दोबारा इस पोजीशन पे ला कर रख देता है इस मैग्नेटिक निडल को। ठीक है, तो इस पॉइंट में उसी को डिस्कस किया है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, ये एक पैरामीटर है, इसके ऊपर हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे अभी आगे। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक मेरिडियन विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रू मेरिडियन इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। जो मैं अभी जैसे हमने मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन डिस्कस किया ना, तो उसी डायग्राम को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी नीचे भी डायग्राम वैसे गिवन है। द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक मेरिडियन, ये देखो ये ट्रू मेरिडियन है, ठीक है, और ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टर्बेंस आ गया, इसका जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहते हैं डिक्लिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक मेरिडियन with the true meridian is called as the magnetic declination. Magnetic declination varies from place to place and also from time to time on the surface of the earth. मतलब हर जगह पे सरफेस पे हमको क्या ये अलग अलग देखने को मिलेगा और ये टाइम से भी अलग अलग मिलेगा। मतलब आप मान लीजिए एक प्लेस पर हो, आज जनवरी का मान लीजिए कोई टाइम चल रहा है, लेकिन वो फरवरी में भी उतना ही रहेगा उसी प्लेस पे, ऐसा नहीं है। मार्च में भी वही रहेगा, ऐसा नहीं है। उसी प्लेस पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी ये वेरी करेगा और प्लेस टू प्लेस भी इसका वेरिएशन होगा। किसका, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का। द मैग्नेटिक मेरिडियन इज डिफ्लेक्टेड टू द ईस्ट साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन इज कॉल्ड एज द ईस्ट डिक्लिनेशन। देखो ये जो ट्रू मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो ये ट्रू मेरिडियन तो हमेशा आपको परफेक्टली वर्टिकल ही बनाना है। ट्रू मेरिडियन आपका कभी भी टिल्ट नहीं होगा। ट्रू नॉर्थ कभी आपकी चेंज हो ही नहीं सकती ना, वो तो जैसी है वैसी ही रहेगी। बस मैग्नेटिक मेरिडियन आपका चेंज होने वाला है। तो ट्रू मेरिडियन हमेशा आपको सीधा ही बनाना है और मैग्नेटिक मेरिडियन आपका ईस्ट साइड में भी हो सकता है और वेस्ट साइड में भी हो सकता है। तो अगर आपका मैग्नेटिक मेरिडियन इस साइड में हो रहा है तो ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल बन गया इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और ये अभी ईस्ट साइड में हो रहा है डिक्लिनेशन, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ईस्ट डिक्लिनेशन। when the magnetic meridian is deflected to the west side of the true meridian, it is called as the west declination। और अगर मैग्नेटिक मेरिडियन ये वेस्ट साइड में हो गई तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, वेस्ट डिक्लिनेशन। इस तरीके से दो टाइप हैं डिक्लिनेशन की, एक ईस्ट डिक्लिनेशन और एक वेस्ट डिक्लिनेशन। इसके ऊपर से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, हम इसको प्रॉब्लम के फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन ए बी, एक लाइन है ए बी इज़ 207 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। मैग्नेटिक बेरिंग है, ये कौन सी बेरिंग है, मैग्नेटिक बेरिंग है। ये कितनी है, 207 डिग्री 30 मिनट। मतलब ये कौन से फॉर्म में गिवन है, होल सर्कल बेरिंग के फॉर्म में गिवन है। फाइंड इट्स ट्रू बेरिंग, हमें क्या फाइंड करना है, ट्रू बेरिंग फाइंड करना है। और साथ में हमें क्या गिवन है, इफ़ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज़ 4 डिग्री 15 मिनट ईस्ट। मतलब यहाँ पर ये जो बेरिंग है इसके अंदर डिक्लिनेशन ऑब्जर्व किया गया है, वो डिक्लिनेशन कितना है, 4 डिग्री 15 मिनट ईस्ट है। तो आपको हमेशा पहले है ना डायग्राम बनाना है। डायग्राम अगर आप एक्यूरेट बनाओगे ना तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले आपको ये ट्रू डायरेक्शन बना लेना है। ट्रू डायरेक्शन आप हमेशा वर्टिकल बनाओगे, ठीक है। उसके बाद में ये मैग्नेटिक डायरेक्शन, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितनी गिवन है आपको, 4 डिग्री 15 मिनट ईस्ट गिवन है, इसलिए हमने इसको ईस्ट में बनाया मैग्नेटिक नॉर्थ को। अगर वेस्ट गिवन रहता था तो हम यहाँ पर बनाते थे। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हमारी कितनी हो जाएगी, 4 डिग्री 15 मिनट की हो जाएगी। मतलब ये ट्रू नॉर्थ और ये मैग्नेटिक नॉर्थ का जो छोटा सा एंगल रहेगा यहाँ पे वो रहेगा 4 डिग्री 15 मिनट का।
और हमने क्या किया है, बेरिंग फाइंड कर ली है एक लाइन ए बी की, वो कितनी है 207 डिग्री। अब हम बेरिंग फाइंड करेंगे तो ट्रू से फाइंड नहीं करेंगे ना, वो तो मैग्नेटिक से ही फाइंड हुई है, हमको ट्रू फाइंड करना है। तो ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये वाली जो लाइन है, देखो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से हमने यहाँ पर इसके रेफरेंस से ये वाला लाइन ए, सर्वे लाइन ए बी तक का हमने क्या किया है, बेरिंग फाइंड किया है। वो कितना आया है 207 डिग्री 30 मिनट। हमें क्या फाइंड करना है, ट्रू बेरिंग फाइंड करना है। मतलब ये जो ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू नॉर्थ के रेफरेंस से हमारी सर्वे लाइन का जो वैल्यू है, जो बेरिंग है, वो फाइंड करना है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल सर्वे लाइन तक के इतना पूरा हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक के तो नोन है, बी तक के हमको यहाँ से लेना है। मतलब इतना वैल्यू, छोटा सा वैल्यू भी उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बस हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व, है कि नहीं। तो आपको फॉर्मूलेज याद करते नहीं बैठना है, कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर रखना है। तो मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इन दोनों का आपको जस्ट क्या करना है, प्लस करेंगे तो आपको ट्रू बेरिंग ऑफ लाइन ए बी पता चल जाएगी, 211 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है। सेम और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन पी क्यू इज साउथ 40 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब यहाँ पर होल सर्कल बेरिंग नहीं, रिड्यूस्ड बेरिंग के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर गिवन है। कितना है जो बेरिंग है, वो कितनी है, साउथ 40 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। मतलब साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में ये लाइन है हमारी, ये तो फाइनल हो गया। और ये कितना वैल्यू है, 40 डिग्री 30 मिनट। मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ से आपको गिवन है 40 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का। एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी है यहाँ पे 5 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। मतलब ये आपका ट्रू नॉर्थ रहेगा और मैग्नेटिक नॉर्थ आपका किधर जाएगा, वेस्ट में जाएगा। मतलब ये हो गया आपका मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, ये कितना है 5 डिग्री 45 मिनट। देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। ठीक है, देखो ये आपकी पी क्यू, ये आपकी सर्वे लाइन हो गई, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है। और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, वेस्ट डायरेक्शन में डिक्लिनेशन है, कितना 5 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। तो हम जब वैल्यू नोट करते हैं हमेशा वो मैग्नेटिक नॉर्थ्स के रेफरेंस में ही नोट करते हैं। हमें ट्रू बेरिंग फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्वाड्रेंटल बेरिंग है उसको हम पहले क्या कर लेंगे, जो रिड्यूस्ड बेरिंग है उसको हम क्या कर लेंगे, होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखो वैल्यू कितनी गिवन है, साउथ 40 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये वैल्यू हमें गिवन है रिड्यूस्ड बेरिंग की। तो 180 में से हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखो 180 डिग्री है, ये 180 में से माइनस कर देंगे हम 40 डिग्री 30 मिनट, तो ये हमें मिल जाएगा होल सर्कल बेरिंग 139 डिग्री 30 मिनट्स। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये जो क्वाड्रेंटल बेरिंग गिवन थी उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे होल सर्कल बेरिंग में, सिंपल। अब उसके बाद में हम ट्रू बेरिंग फाइंड करने की काम शुरू करेंगे। तो ये होल सर्कल बेरिंग हमें जो मिली है 139 डिग्री 30 मिनट्स, ये किसके रेफरेंस से मिली है, हमें मैग्नेटिक नॉर्थ के रेफरेंस से मिली है। मतलब ये जो 139 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू मिला है, ये पी क्यू लाइन तक के, सर्वे लाइन तक के, ये कहाँ से कहाँ तक के है, यहाँ से, ये मैग्नेटिक नॉर्थ से लेके यहाँ तक के हैं। अब हमें ट्रू नॉर्थ से फाइंड करना है। ठीक है, मतलब यहाँ से फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू रहेगा वो ट्रू नॉर्थ से रहेंगे, तो मतलब वो ट्रू बेरिंग हो जाएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटा सा वैल्यू है डिक्लिनेशन का, ये वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू नोन हो जाएगा। तो मैग्नेटिक बेरिंग माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, 139 डिग्री 30 मिनट में से हम माइनस कर देंगे 5 डिग्री 45 मिनट, तो ट्रू बेरिंग ऑफ लाइन पी क्यू विल बी इक्वल टू 133 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है। Next question is, the angle of a dip at a point on equator is 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो इसका आंसर है 0 डिग्री। अभी जैसे हमने डिप डिस्कस किया, हॉरिजॉन्टल डिप ऑफ द नीडल, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू इक्वेटर के ऊपर 0 होती है और जो पोल्स होते हैं हमारे, उन दोनों पोल्स के ऊपर 90 डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डिक्लिनेशन ऑफ 3 डिग्री ईस्ट मीन्स, अगर कोई डिक्लिनेशन ईस्ट में हुआ है और 3 डिग्री हुआ है, इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ,
मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बारे में मतलब हमें पूछ रहा है कि अगर डिक्लिनेशन 3 डिग्री ईस्ट में हुआ है तो मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ पे रहेगी। मैग्नेटिक नॉर्थ इज़ 3 डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ इज़ 3 डिग्री वेस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ इज़ 3 डिग्री ईस्ट ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ इज़ 3 डिग्री वेस्ट ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। देखो ऐसे क्वेश्चंस को है ना हमेशा आप डायग्राम्स बना के सॉल्व करो तो सिंपली सॉल्व हो जाते हैं। इसका आंसर रहेगा मैग्नेटिक नॉर्थ इज़ 3 डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ। देखो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिक्लिनेशन गिवन है, कितना है 3 डिग्री है, कहाँ पर हुआ है, ईस्ट में हुआ है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ट्रू नॉर्थ बनाना है। ये मैंने आपको जैसे बताया था, ट्रू नॉर्थ और हमेशा वर्टिकल ही बनाना है। अब डिक्लिनेशन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ईस्ट में होगा या तो वेस्ट में ही होगा, बस ये दो डायरेक्शन के अलावा तो होता नहीं है। कहाँ पर हुआ है, ईस्ट में हुआ है, और कितना डिग्री हुआ है, 3 डिग्री हुआ है। तो ये कितना हुआ है, 3 डिग्री हुआ है, ईस्ट साइड में हुआ है, और ये हमारा बन गया मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ कितना कहाँ पर चला जाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ इज़ ऑन द ईस्ट साइड। तो आंसर हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ इज़ 3 डिग्री ईस्ट ऑफ द ट्रू नॉर्थ। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉलोइंग में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, सही है। पहला, 0 इज प्लेस्ड एट नॉर्थ एंड। प्रिज्मेटिक कंपास जो है हमारा, उसमें जो नॉर्थ 0 होता है वो कहाँ पर प्लेस किया जाता है, नॉर्थ एंड पे किया जाता है क्या, नहीं, ये गलत है। प्रिज्मेटिक कंपास में आपने हमेशा याद रखना है 0 मार्किंग ये हमेशा साउथ एंड में होती है, नॉर्थ एंड में नहीं होती है। नेक्स्ट इज लीस्ट काउंट इज 20 मिनट्स। नहीं, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास इज 30 मिनट्स नॉट 20 मिनट्स। 20 मिनट लीस्ट काउंट ये थियोडोलाइट का होता है, वर्नियर थियोडोलाइट का। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास का 30 मिनट्स होता है। द ग्रेजुएशंस आर इन्वर्टेड। दिस क्वेश्चन इज यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड इट इंडिकेट्स क्वाड्रेंटल बेरिंग। प्रिज्मेटिक कंपास में हमें क्वाड्रेंटल बेरिंग में नहीं मिलती, हमें होल सर्कल बेरिंग में आंसर मिलता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ग्रेजुएशंस आर इन्वर्टेड। जो प्रिज्मेटिक कंपास होते हैं उसमें जो एल्यूमिनियम रिंग होती है उसमें जो ग्रेजुएशंस होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, वो उल्टे लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लोकल अट्रैक्शन अफेक्ट्स इंक्लूडेड एंगल। The position of east and west are interchanged in prismatic compass. Dip of the magnetic needle is the angle between magnetic north and true north, and none of the above. तो इसका आंसर है none of the above। देखो, लोकल अट्रैक्शन अफेक्ट्स इंक्लूडेड एंगल। लोकल अट्रैक्शन सिर्फ इंक्लूडेड एंगल को ही थोड़ी अफेक्ट करेगा, हम जो कुछ भी रीडिंग्स लेंगे, जो कुछ भी बेरिंग्स रिकॉर्ड होगी, उन सब को अफेक्ट करेगा। स्पेसिफिकली इंक्लूडेड एंगल को अफेक्ट करेगा ऐसे नहीं बोल सकते हम, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द पोजीशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट आर इंटरचेंज इन प्रिज्मेटिक कंपास। नो, दिस इज रॉन्ग। ईस्ट और वेस्ट एज इट इज़ होते हैं, बट नॉर्थ और साउथ इसको रिप्लेस किया जाता है, इसको इंटरचेंज किया जाता है। मतलब जहाँ पर नॉर्थ होता है वहाँ साउथ दिखाते हैं, जहाँ साउथ होता है वहाँ पर नॉर्थ दिखाते हैं। डिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ। नो, दिस इज़ द डिक्लिनेशन। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ इज़ द डिक्लिनेशन। इसको डिप नहीं कहते हैं। डिप क्या होता है, डिप तो ये इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, उसको हम कहते हैं डिप ऑफ द नीडल। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स क्या हैं, रॉन्ग है, मतलब इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप आर कॉल्ड एज। जैसे हमने अभी डिप डिस्कस किया ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऐसी लाइन जो कि बनी है किसकी वजह से, इक्वल डिप वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्लिनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन या आइसोक्लिनिक लाइन। तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं आइसोक्लिनिक लाइन। आइसोक्लिनिक लाइन ऐसी लाइन है जो बनती है
इक्वल डिप की वैल्यूज़ को कनेक्ट करने की वजह से। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्लिनिक लाइंस मतलब क्या? ऐसी लाइन, द इमेजिनरी लाइन विच इज़ पैरेलल टू द इक्वेटर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स वेयर डिप इज़ ज़ीरो, जहाँ पर डिप की वैल्यू ज़ीरो है और वो पैरेलल टू द इक्वेटर है और पासिंग थ्रू द पॉइंट्स वेयर डिप इज़ ज़ीरो और डिप की वैल्यूज़ ज़ीरो है, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे? एक्लिनिक लाइंस। आइसोगोनिक लाइंस, these are the lines along which the declination has the same constant value। आइसो, यहाँ पर देखो आइसो का वर्ड यूज़ हुआ है ना, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो आइसोगोनिक लाइंस कौन सी लाइन रहेंगी? ऐसी लाइंस जिसमें डिक्लिनेशन की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। डिक्लिनेशन देखो, ये सारी लाइंस का कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी, आपको याद रखना लेकिन ज़रूरी है। एमसीक्यू क्वेश्चंस यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इसमें से पूछे जाते हैं। एक क्लिनिक लाइन में क्या रहेगा? डिप की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। आइसोगोनिक लाइन में क्या रहेगा? डिक्लिनेशन की सेम कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एगोनिक लाइंस। एगोनिक लाइंस, दीज आर द लाइंस along which the declination is ज़ीरो। डिक्लिनेशंस की वैल्यू ज़ीरो है, उस लाइंस को हम क्या कहेंगे? एगोनिक लाइन। और डिप की वैल्यू ज़ीरो है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्लिनिक लाइन। ठीक है, डिफरेंस है। एक्लिनिक लाइन में डिप ज़ीरो रहने वाला है, एगोनिक लाइन में डिक्लिनेशन ज़ीरो रहने वाला है, और डिक्लिनेशन कांस्टेंट हो गया तो वो आइसोगोनिक हो जाएगा। मतलब गोनिक, गोनिक ये वर्ड आपको किस में मिलेगा? डिक्लिनेशन से रिलेटेड में मिलेगा। ठीक है, डिक्लिनेशन। गोनिक है मतलब डिक्लिनेशन है, आइसो है मतलब सेम, तो सेम डिक्लिनेशन। गोनिक है मतलब डिक्लिनेशन, ए आ गया मतलब ज़ीरो। ठीक है, ए आ गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी ज़ीरो है। क्लिनिक है मतलब डिप है। ठीक है, इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आइसो क्लिनिक लाइन। देखो क्लिनिक आपका किस में है? यहाँ पर डिप में है, और आइसो आया मतलब सेम, तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप, वो कौन सी लाइन हो जाएगी आपको? आइसो क्लिनिक लाइन हो जाएगी। तो थैंक यू। इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल टू यू। आप इसको अच्छी तरीके से देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, और इसको, इस टॉपिक को आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि दीज आर द वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको ये याद रख पाओगे तभी आप इसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आप सॉल्व कर पाओगे। मतलब जब गेट के एग्ज़ाम्स होते हैं और जो यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें इन्हीं के बेस के ऊपर से और डिटेल में आपको टफ़ क्वेश्चंस हो सकता है, इससे भी टफ़ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हो। तो आई होप बेस्ट लक। I hope this video is useful to you. Thank you and best luck for your exam.